Hi guys, my name is Sadnan Khan and welcome back to my YouTube channel BMS फर्स्ट ईयर। सो गाइज़ पहले तो सॉरी क्योंकि आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। इसकी वजह से मेरी वीडियो आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब क्या है, अब सारी वीडियोस आपकी आती रहेंगी जिस तरीके से पहले आ रही थी। और जो आपकी डिमांड है स्रोतस के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, उसके ऊपर भी अब धीरे धीरे करके मैं वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करता रहूँगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थि शारीर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अस्थि की। तो जैसे कि आपको पता है, हमने धातुएं पढ़ी हैं आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार धातुएं 7 टाइप्स की होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ, आयुर्वेद के अनुसार शरीर 7 धातुओं से निर्मित होता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार शरीर 7 धातुओं से निर्मित होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है। और वो 7 धातु कौन कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है। तो यहाँ पर अस्थि आता है, अस्थि 5th नंबर पर आता है, यानी कि 5वें नंबर पर यहाँ पर आता है अस्थि। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, 1 2 3 4 5। जो 5वें नंबर की धातु होती है वो है अस्थि, जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है आज। तो ये 5वीं जो धातु है अस्थि, वो क्या होती है? शरीर में कठिन होती है और शरीर को स्थिर बनाए रखती है। तो यहाँ से हम अब बात करेंगे इस अस्थि की परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आयुर्वेद के अनुसार अस्थि की परिभाषा होती है स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचना को हम अस्थि कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा लिखूँगा अभी। आप परिभाषा पहले लिख लो फिर समझ लेना, ठीक है। आप हैंड टू हैंड मेरे साथ नोट्स बनाते रहा करो। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचना अस्थि कहलाती है। जो हमारी बॉडी को स्थिर रखे, कठिन मतलब ठोस रखे, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग प्रत्यंग मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको एक प्रॉपर शेप दे उसको, और हमारे पूरे शरीर को आधार प्रदान करे। तो ऐसी जो रचनाएं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको अस्थि बोला जाता है। अगर हम इसको मॉडर्न के हिसाब से देखें इसकी डेफिनेशन को, तो मॉडर्न के हिसाब से इसकी डेफिनेशन आती है द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करे उसको हम क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। अस्थि को मॉडर्न में रिलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोन बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आयुर्वेद में इसकी अगर हम नॉलेज लेकर आगे चलते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कठिन धातु होती है इन 7 धातुओं में से, सबसे ज़्यादा कठिन धातु जो होती है वो अस्थि होती है। इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं कि अगर हम किसी की डेड बॉडी को दफना देते हैं मिट्टी के अंदर और उसको हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद निकाल कर देखते हैं, तो उसके सारे धातु जितने भी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये सारी धातुएं ख़त्म हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन हमें उसकी अस्थियां वैसे दिखती हैं जैसे उसकी पहले थी। उसका अवशेष के अंदर हमें अस्थियां वैसी ही मिलती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कठिन धातु जो माना गया है वो अस्थि को ही माना गया है। तो इसके बारे में मैं तो कुछ लिख देता हूँ। इसी से वह अन्य धातुओं की अपेक्षा
अधिक समय तक अपने ही रूप धारण किए हुए रहती है। अन्य धातुओं की तुलना में, अन्य धातुओं को अगर कंपैरिजन करते हैं तो अस्थि धातु ज़्यादा टाइम तक अपने ही रूप में रहती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे मृत शरीर को अगर हम दबा देंगे, उसके बाद हम कुछ दिनों बाद देखेंगे सारे धातुएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन हमें अस्थि वहाँ पर एज इट इज़ मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हो गया इसकी परिभाषा का और कुछ इसके पॉइंट्स देख लिए हमने। अब हमारे सिलेबस में एक पॉइंट आता है अस्थि का स्वरूप, कि अस्थि का स्वरूप कैसा होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, पहले आयुर्वेद, जब पहले लोग बीएमएस करते थे, बीएमएस फर्स्ट ईयर में, अस्थि चैप्टर में उन्हें सारी बोन्स के नाम हिंदी में याद करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ ही बोन्स के तुम्हें हिंदी में नाम याद रखने हैं, सारी बोन्स के हिंदी में नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में भी इसकी सारी स्टडी करनी है। तो यहाँ पर मैं अब बात करूँगा नेक्स्ट टॉपिक की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर अस्थि का स्वरूप, अस्थियों का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो अस्थि को सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही बात लिख देता हूँ, अस्थि धातु शरीर में सबसे अधिक कठिन भाग है। सबसे अधिक कठिन भाग है शरीर के अंदर अस्थि। इसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं गुण लिखने वाला हूँ। अब इसके अंदर गुरु मतलब होता है हैवी, खर मतलब होता है खुरदुरा, कठिन मतलब होता है टफ, स्थूल मतलब होता है बड़ा, एक होता है सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, स्थूल मतलब लार्ज, और स्थिर रखने वाला। ठीक है, एवं मूर्तिमत। ठीक है, मूर्तिमत गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो ये अस्थि का स्वरूप हो गया। सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे मेन जो पॉइंट आता है इसका, वो आता है इसके अंदर कठिन। अस्थि सबसे ज़्यादा कठिन भाग है सारे धातुओं में से, और इसके अंदर गुरु, खर, कठिन, स्थूल, स्थिर एवं मूर्तिमत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट लाइन में इसमें एक पॉइंट लिखा है, इसी कारण, ये सारे गुणों के कारण इस शरीर को धारण करती है। ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसी कारण, मतलब इन गुणों के कारण यह शरीर को धारण करने, ठीक है, आगे मज्जा की पुष्टि करने में समर्थ होती है। मतलब इसके अंदर ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को धारण करती है और हमारे शरीर को स्थिर रखती है। ठीक है, और दूसरा मज्जा का फॉर्मेशन करती है। अस्थि के बाद कौन सा धातु बनता है, मज्जा बनता है। रस के बाद रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा। तो अस्थि के बाद मज्जा बनता है। तो मैंने यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, मज्जा की पुष्टि करने में समर्थ होती है। समझ आया तुम्हें? अब यहाँ पर ये अस्थि का स्वरूप भी खत्म हो गया। इसके बाद आता है कि अस्थियों के पंच भौतिक रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर फिर अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, अस्थियों की 5 भौतिक रचना। ठीक है, अब अस्थि के अंदर 5 महाभूत प्रेजेंट होते हैं। अब उन महाभूत का किस किस तरीके से कार्य होता है, क्या क्या वो करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं आकाश महाभूत के बारे में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम आकाश। आप सभी ने देखा होगा बोन्स को, बोन्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो उसके अंदर छिद्र मतलब पोर्स होते हैं, वो आकाश महाभूत के कारण होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
अस्थियों का छिद्रित होना, ठीक है, छिद्रित होते हैं और उसके अंदर रक्तवाहिल नालियाँ होती हैं, मतलब हेवर्शियन सिस्टम होता है। अगर हम आधुनिक भाषा में इसको देखें तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अस्थियों का छिद्रित होना आकाश महाभूत के कारण है, ठीक है। अस्थियों के अंदर जो छेद है, पोर है, वो आकाश महाभूत के कारण है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर हम अपनी आयुर्वेद की नॉलेज के हिसाब से देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसके हम बात करेंगे इसके बाद, आकाश के बाद वायु। वायु महाभूत के कारण क्या होता है? हमें पता है जब छोटा बच्चा होता है उसकी बोन छोटी होती है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है कि उसकी बोन की ग्रोथ होने लगती है, उसकी वृद्धि होने लगती है। तो जो बोन की वृद्धि होती है, अस्थि की वृद्धि होती है, वो वायु महाभूत के कारण होती है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, अस्थियों की वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, और पुनरुत्पादक, इसका मतलब होता है रीजनरेशन के गुण वायु महाभूत के कारण है। अस्थियों के अंदर जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और उनका जो रीजनरेशन होता है वो वायु महाभूत के कारण है। इसका मतलब यह है अस्थियों के अंदर आकाश महाभूत भी प्रेजेंट है और वायु महाभूत भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट महाभूत कौन सा आएगा? अग्नि। अग्नि महाभूत के कारण क्या होता है? तो हमें पता है कि हमारे अस्थि के अंदर, हमारी जो बोन्स है, लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के अंदर हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? आयुर्वेद में अग्नि महाभूत के कारण। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अस्थियों का रक्तमीयता मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होना अग्नि महाभूत के कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसी तरीके से लिखना है पॉइंट वाइज, ओके। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर जल, जल महाभूत। जल महाभूत के कारण हमारी अस्थियां लचीली होती हैं, ठीक है ना, हल्की सी थोड़ी बहुत बेंड हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अस्थियों का लचकीलापन जल महाभूत के कारण है। अस्थियों का लचकीलापन जल महाभूत के कारण होता है, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट आता है पृथ्वी। पृथ्वी महाभूत के कारण तो तुम्हें पता ही होगा, अस्थि कठिन होती है, ठोस होती है, ठीक है। अस्थियों का कठिन होना, यहाँ मैं लिखता हूँ, अस्थियों का कठिन होना पृथ्वी महाभूत के कारण है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, या फिर अपनी बुक में से, आपके पास कौन सी बुक है, आप कोई सी बुक ले सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह है, आप महेंद्र सिंह ले सकते हैं, या फिर और भी कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन अच्छी बुक मैं रिकमेंड करूँगा आप महेंद्र सिंह ही लें, और महेंद्र सिंह से ही पढ़ने की कोशिश करें। जो इसका आयुर्वेद वाला पोर्शन है वो सारा आप महेंद्र सिंह से पढ़ें। तो आप इस सबको पढ़ें, नोट्स बनाएं या फिर बुक में मार्क करें, ताकि आपको अगली बार पढ़ने में आसानी हो। तो ये सब तो हो गया अस्थि के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अस्थि की उत्पत्ति और अस्थि के प्रकार, अस्थि के कौन कौन से प्रकार होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।